क्यों खतरनाक हो गई है ट्रंप और भारत की ये लड़ाई। और देखिए मेलोनी भी, इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी इसमें कूद गई हैं। ईवीएम पर नया विवाद क्या है और कहीं आप बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इस पूरे विवाद में जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो है आप। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि कैसे खतरनाक हो गई है ट्रंप और भारत की ये लड़ाई और इसमें मेलोनी यानी इटालियन प्राइम मिनिस्टर क्यों कूद गई हैं। दूसरा देखिए, अमेरिका के कारण कहां तक पहुंच गई है बीजेपी और कांग्रेस की ये लड़ाई। ये पूरा जो वॉर चल रहा है उसके बारे में आपको टाइमलाइन के हिसाब से जानना बेहद ज़रूरी है। तीसरा देखिए, ईवीएम के खिलाफ ट्रंप हो गए हैं, उन्होंने एक नया विवाद पैदा कर दिया है और तो और इसकी सच्चाई क्या है ये भी आपको जान लेना चाहिए। चौथा है, चुनाव में बाहरी दखल का ये मुद्दा कोई नया नहीं है। कुछ आंकड़े बताऊंगी और आपको उससे आपकी लिटरली आंखें खुल जाएंगी कि क्या क्या होता आया है। और पांचवा है, ऐसे मुद्दे पर भारत और भारतीयों को क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि आप बेवकूफ़ ना बने। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में सब कुछ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। मैं आपको शुरू से कहानी बताती हूँ। 16 फरवरी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो कि यूएस का एक डिपार्टमेंट है डोज, जिसको एलोन मस्क हेड करते हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट आता है कि भाई हम लोग फंड रोक देखते हैं $21 मिलियन का, जो कि वोटर टर्नआउट के लिए दिया जा रहा था भारत के लिए। उसके बाद क्विकली इस मुद्दे को बीजेपी के द्वारा उठा लिया जाता है। अमित माल्या लिखते हैं कि देखिए जॉर्ज सोरोस का लिंक मिल गया है, ये $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए आ रहे थे और इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने एजेंडे पूरे कर रही थी भारत में और बाहरी दखल का पूरा यहाँ पर स्कोप जाहिर हो गया। फिर देखिए, फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, वो भी इस बात को कह देते हैं कि हम लोग तो जो है $21 मिलियन दे रहे थे वोटर टर्नआउट इंडिया के लिए। ऐसा ही लग रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी और को चुनने के लिए पैसे भिजवा रहा था। तो फिर इसके बाद से ये मुद्दा बढ़ा, फिर इसके बाद कांग्रेस ने इसको ले लिया। फिर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का एक पूरा का पूरा फैक्ट चेक आता है कि भाई ये जो $21 मिलियन है वो भारत तो आया ही नहीं, वो तो बांग्लादेश चला गया। इसके बारे में भी मैंने आपको शो करके बताया। फिर द वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिका का एक बहुत ही चर्चित ऑर्गेनाइजेशन है, अखबार है, वो लोग भी ये बता देते हैं कि हमने ये पाया है कि ऐसा कुछ एविडेंस है ही नहीं। ये जो डिपार्टमेंट है, अमेरिका का डिपार्टमेंट है जो कि एलोन मस्क हेड करते हैं डोज, उन्होंने गलत बात बताई है। फिर देखिए, तुरंत यहाँ पर ट्रंप का एक और बयान आ जाता है कि हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग कर रहे थे। फिर कांग्रेस कहती है कि भैया ये तो देखो, ये तो साफ कह रहे हैं कि हम तो मोदी को पैसे भिजवा रहे थे। लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो मोदी को पैसे नहीं भिजवा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के देश इंडिया पैसे भिजवा रहे थे। अच्छा भाई, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए कांग्रेस तुरंत इसको, इंडियन एक्सप्रेस का जो फैक्ट चेक आया कि बांग्लादेश पैसा गया। फिर वो आ जाते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि $21 मिलियन मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए हैं। तो अब जवाब दें नरेंद्र मोदी कि $21 मिलियन आखिर गए कहाँ, ये 182 करोड़ आखिरकार गए कहाँ। तो देखिए बीजेपी कांग्रेस की कैसे वहाँ से जो भी हो रहा है, वहाँ से जो भी स्टेटमेंट बन रहा है और यहाँ पर लड़ाई चल रही है। फिर देखिए आज सुबह क्या होता है, 23 फरवरी, $21 मिलियन कहते आ रहे हैं पिछले 3 बारी से, और आज कहते हैं कि हम तो $18 मिलियन दे रहे हैं भारत को। भाई एक आंकड़ा तो होगा ना। आपके इतने बड़े डिपार्टमेंट ने कुछ पोस्ट किया है, उसके बाद आपके ही अमेरिका का अखबार कुछ और कह देता है, इधर सबूत कुछ और बता रहे हैं, कहीं बताया जा रहा है बांग्लादेश चले गए और अब आप कह रहे हैं नहीं $21 मिलियन नहीं है, $18 मिलियन है। तो देखिए इसमें अगर मैं आपको बता दूं, एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, वो भी यही कह रहे हैं, जो वर्बल गुगली फेंक रहे हैं वहां से ट्रंप, और यहां पर देखिए भारत में कितना यहां से पूरा इधर से उधर पूरा फ्रेमवर्क हिल जा रहा है। तो हमको ये करना चाहिए कि एविडेंस के हिसाब से बात करनी चाहिए, जांच के हिसाब से बात करनी चाहिए, और ये भी सवाल पूछ लेना चाहिए कि इंक्वायरी से आखिरकार डर कौन रहा है और हम लोग इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात का जवाब जयशंकर ने भी दे दिया है। देखिए EMS जयशंकर ने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी मुद्दा उठाया गया है, जो भी बताया गया है, वो कंसर्निंग है। आई थिंक एज अ गवर्नमेंट वी आर लुकिंग इनटू इट, हम इसके बारे में देख रहे हैं और ये जो फैक्ट्स है वो बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। यूएस एड वॉज अलाउड हियर इन गुड फेथ, यानी यूएस एड के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था भारत में वो एक गुड फेथ के लिए हम लोगों ने अलाउ किया था। लेकिन अब वो लोग ही कह रहे हैं कि भाई ये तो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका वाले ही कह रहे हैं। तो अब हमको भी इस पर जांच करनी पड़ेगी
It's worrisome and if there's something to it then the country should know. और हम बताएंगे, फैक्ट्स सामने आएंगे और भारत सरकार कह चुकी है कि भाई जांच होगी और हम आपको फैक्ट्स बताएंगे। लेकिन इसी बीच में मेलोनी का एक नया बयान आ गया है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर। वो ये कह रही हैं कि जो लेफ्ट साइड है पूरा का पूरा राजनीति में, आपको पता है ना, दो साइड होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, तो जो लेफ्ट साइड है वो पूरा नर्वस हो गया है क्योंकि ट्रंप जीत गए हैं। अब उनकी इरिटेशन ये है कि कैसे ग्लोबली जितने भी कंजर्वेटिव्स हैं, जो भी एक सोच रखने वाले, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो मेलोनी हो, चाहे वो मोदी हो, अब ये सब हर जगह जीत रहे हैं और ये सब जो अपनी कंजर्वेटिव सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट है वो नर्वस हो गया। अच्छा, वो ये कह रही है जब बिल क्लिंटन ने, टोनी ब्लेयर ने 90s के दशक में जब एक पूरा लेफ्टिस्ट लिबरल सोच बनाई थी, पूरा ग्लोबली इसको फैलाया था, तब तो उनको स्टेट्समैन कहा जा रहा था। लेकिन अब हम लोग ये कर रहे हैं, चाहे ट्रंप हो, मेलोनी हो, माइले हो, ये सब मोदी हो, ये सब मिलकर अगर ये सब करना चाह रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि भाई तुम लोग डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो। डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये। और देखिए, पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन देयर लाइज। अब लेफ्ट के झूठ में किसी को भी विश्वास नहीं है। डिस्पाइट ऑल द मड दे थ्रो एट अस, सिटीजंस कीप वोटिंग फॉर अस। जितनी भी मिट्टी उछाल रही है हम पर, जितना भी हमको, देखिए किस तरीके से वो कह रही है, डिस्पाइट ऑल द मड दे थ्रो एट अस, सिटीजन कीप वोटिंग फॉर अस। जो सिटीजन्स है वो हमारे लिए वोट कर रहे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने वॉशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर ये बात बोली। और ग्लोबल कंजर्वेटिव मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और अब कंजर्वेटिव होना एक बहुत कूल बात बन गई है। अमित मालविया ने भी उनके ही बयान को देखिए पूरा लिख रखा है। अब देखिए, जो पूरा का पूरा मुद्दा है 16 फरवरी से शुरू होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बयान आते हैं, कैसे एक एजेंडा, कैसे एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो दोनों तरफ से हो, चाहे वो राइट फ्रंट से हो या लेफ्ट फ्रंट से हो। अब जो मैं आपको आगे बता देने वाली हूँ वो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, ये सारा $21 मिलियन, $18 मिलियन अभी तक पता नहीं चला है कि भाई ये 182 करोड़ गए तो गए कहाँ। लेकिन इसी के बीच ट्रंप ने एक और बयान दे दिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मैंने इस बारे में एलन मस्क से पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए उपयुक्त ये नहीं है। मैंने दुनिया के बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञों से बात की है और सभी ने ये माना है कि चुनाव की सबसे सुरक्षित प्रक्रिया है बैलेट पेपर। तो अब हैशटैग ट्रेंड करने लग गया है बैन ईवीएम। अब ट्रंप के ये कहते ही कांग्रेस ने तुरंत इसको उठा लिया कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, ईवीएम हैक हो जाती है। और अब तो मोदी के दोस्त ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से 18 मिलियन फॉर हेल्पिंग इंडिया विथ इलेक्शंस, व्हाई डोंट वी गो बैक टू ओल्ड पेपर बैलेट्स एंड लेट देम हेल्प अस विथ आवर इलेक्शंस। ट्रंप ये बयान दे रहे हैं 18 मिलियन वाले के साथ। इन्होंने एक और बयान दिया और ये कहा है कि देखिए हम क्यों भारत पैसा भिजवा रहे हैं $18 मिलियन। तो फिर इस हिसाब से तो अगर देखें कि उन लोगों को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो हमें पेपर बैलेट पे लौट जाना चाहिए। They take advantage of us pretty good. One of the highest tariff nations in the world. अच्छा, ट्रंप को ये वैसे भी दिक्कत है और उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि भाई भारत इतना टैक्स लगाता है, they have a 200% tariff and then we are giving them a lot of money to help them with their election. तो आप देख रहे हैं कैसे लगातार वो इस बात पे अटैकिंग मोड में है, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्शन के लिए पैसे देने से लेकर हो। अब उन पे भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि ट्रंप कभी कह रहे हैं $21 मिलियन, फिर कह रहे हैं $18 मिलियन, फिर वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। तो ट्रंप पे भरोसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? उनके बयान के द्वारा वो बयान अपनी राजनीति के हिसाब से कर रहे हैं, उनकी लड़ाई अलग है बाइडेन प्रशासन के साथ। तो भारत में क्यों लोग इस पर इतना रिएक्ट कर रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये ईवीएम वाला, और देखिएगा आप सोशल मीडिया पर कि कैसी ईवीएम वाली चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि अब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन ईवीएम और अमेरिकन वोटिंग सिस्टम्स में बहुत फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? ईवीएम की अगर मैं बात कहती हूँ, बहुत बार इलेक्शन कमीशन भी ये विद प्रूफ बता चुका है कि देखिए जो ईवीएम्स और वीवीपैट होती है, सबसे पहले तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए पेपर बैलेट्स, ऑप्टिकल स्कैनर्स, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विच इज़ DRE मशीन्स। और मैं आपको बता दूँ, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है वो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो,
उनका एक इंटरनल नेटवर्क भी होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी होता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होती है, तो उनके पास वहाँ पर डिजिटल मेमोरी होती है। अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, जब हमारे नतीजे आते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा 4 से 6 घंटे में हमें नेशन वाइड रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्योंकि ये मेल के द्वारा भी मंगवाते हैं बैलेट्स और इनका मैनुअल वेरिफिकेशन होता है, तो इनको तो हफ्ते भी लग जाते हैं, मतलब कुछ दिन और हफ्ते भी लग जाते हैं। अपना जो ये ईवीएम है भारत का, वो नो हैकिंग रिस्क पर है और इलेक्शन कमीशन इस बात को बहुत बार दोहरा चुका है और विद एग्जाम्पल्स वो लोगों ने सेट कर दिया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, साइबर अटैक्स, हैकिंग, बैलेट फ्रॉड, उधर ये हो सकता है क्योंकि जो हमारी टेक्निक है ईवीएम वाली, वो उनके पास नहीं है, तो ये दोनों अलग हैं। बैटरी ऑपरेटेड है भाई हमारी ईवीएम, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, उनके लिए पावर चाहिए होता है। पेपर बैलेट्स भी आप देख लीजिए, उनके लिए पावर नहीं चाहिए होता, तो इसलिए वो लोग पेपर बैलेट्स पे ज़्यादा यकीन करते हैं। और अमेरिका को देखेंगे तो पेपर बैलेट्स पे पूरा वो शिफ्ट हो चुका है। हमारा ये देखेंगे वीवीपैट का पेपर ट्रेल होता है, तो यहाँ पर पूरा मैनुअल होता है। आप ये देखिए कि हम लोग कोई भी मेल के द्वारा हमारे पास नहीं आता है, भाई वोट देना है तो आपको ईवीएम पर ही आके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेल इन बैलेट्स भी होता है, बहुत पहली प्रक्रिया शुरू हो जाती है अमेरिका पे। हमारे इधर सेम डे रिजल्ट आ जाता है, उनके यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आने में हफ्तों लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं। हमारे इधर लोअर कॉस्ट ड्यू टू रीयूजेबल ईवीएम, हम ईवीएम को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो लोअर कॉस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, लॉजिस्टिक ले लीजिए, मैन पावर ले लीजिए, पेपर बैलेट्स ले लीजिए, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वो यूज़ कर रहे हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा आप देखिए हायर कॉस्ट आती है। और हमारे इधर लिमिटेड रिकाउंट होता है, वहाँ पर वो लोग अगर बहुत ही क्लोज फाइट होती है तो मैनुअल जो उसको गिनते हैं वो बहुत ज़्यादा बार गिनते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी ईवीएम और अमेरिका की जो मशीन से इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जिनको अब वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पेपर बैलेट पे आ गए हैं, वो दोनों अलग हैं। अच्छा, दो और अंतर मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो भारत में हमारे इधर फेजेस में चुनाव होते हैं और एक फिक्स डेट होती है रिजल्ट आने की, लेकिन यूएसए में एक सिंगल डे पर ही सारा चुनाव प्रक्रिया हो जाती है और यहाँ पर तो अर्ली वोटिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल होती है। अच्छा, भारत में क्या है कि जो ईवीएम्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। कैसे हैं? इलेक्शन कमीशन ही उसको पूरे देश में हर कुछ भी कोई भी चुनाव हो तो इलेक्शन कमीशन देखता है। लेकिन यूएसए में वोटिंग सिस्टम स्टेट बाय स्टेट डिफर करते हैं और उनके अलग अलग सिस्टम होते हैं, डिफरेंट मशीन होती है, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कोई भी नहीं है। तो इसलिए भी उनके लिए ईवीएम्स जो हमारी तरह की टेक्निक है, जो हमारी तरीके के प्रोसेस है, उसको इस्तेमाल कर पाना मुश्किल है। तो देखिए, इसलिए ये जो बात होती है, आपको पता है कि पहले एलॉन मस्क की भी इस चीज़ पे लड़ाई हो चुकी है। राजीव चंद्रशेखर ने भी उनको बयान दे दिया था कि भाई तुम्हारी ईवीएम अलग है, हमारी ईवीएम अलग है, हमारी ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, तुम लोगों की हो सकती होगी, तुम लोगों का प्रोसेस होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सामने ये बात भी आई है कि भाई इलेक्शन कमीशन वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग भी देता है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके है, जितने भी बड़े बड़े विकसित देश हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं इलेक्शन कमीशन से। एक आपको पता है, इसी पूरे मुद्दे में एक MOU भी सामने आया था जो 2012 में साइन किया गया था और उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन है हमारा, वो ट्रेनिंग दे रहा था बहुत ही सारे लोगों को वर्ल्ड में जो कि इलेक्शंस कराते हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं। तो ऐसे करके भी चीज़ें सामने आती है। तो देखिए, ये बात तो रही ईवीएम की और ये ट्रेंडिंग मुद्दा अभी बना हुआ है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन इंटरफेरेंस की, क्योंकि बवाल तो यहीं पे शुरू हुआ कि भारत में बाहरी दखल हो रहा है चुनावों में। कोई एक पक्ष चाहता है कि हम कांग्रेस को सत्ता में बिठा दे, कोई एक पक्ष चाहता है कि हम बीजेपी को, तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा बाहरी दखल हो रहा है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो भाई दखल तो वहाँ पे भी होता है, दखल तो ग्लोबली होता है। और कैसे होता है सुनिएगा। अगर मैं 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करती हूँ तो रशिया, चाइना, ईरान, इन सबको लिटरली आइडेंटिफाई किया गया कि ये लोग प्राइमरी एक्टर्स थे जो कि अमेरिका में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अब कैसे कर रहे थे? डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, AI का इस्तेमाल करना, पॉलिटिकल कैंपेन और इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर अटैक करना। ये 2024 के अमेरिकी चुनाव में हुआ। 2012 में देखिए मिड टर्म इलेक्शंस जब हुए थे तो चाइना, रशिया, ईरान और क्यूबा का नाम आया था। भाई ये लोग भी सोशल मीडिया मैनिपुलेशन करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट को सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाते हैं। 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में
सबसे बड़ा नाम आया था रशिया का कि इन लोगों ने भी हैकिंग के द्वारा, डिसइंफॉर्मेशन के द्वारा, एआई के द्वारा अपने जितने भी नेशनल इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और भारत में भी देखिए, आपको पता है कैसे सोशल मीडिया, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, चाहे वो एक्स ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, इन सब का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। आपने जितने भी आंकड़े देखे होंगे, जितने भी व्यूज़ की ये फाइट देखी होगी, तो आपको भी पता है कि कैसे एजेंडाज आगे बढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, मेरे सामने एक ग्राफ है, हम कंपेयर कर लेते हैं कि भारत में भी आपको पता है लोकसभा इलेक्शन हुए 2024 में, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए 2024 में। अब बीजेपी ने इसमें कितना, भारत में कितना खर्चा किया? लगभग 1700 करोड़ रुपए। कांग्रेस ने कितना किया? लगभग 600 करोड़ रुपए। अगर हम ट्रंप की पार्टी की बात कर लेते हैं तो 83,000 करोड़ रुपीस। बाइडेन की पार्टी की, डेमोक्रेट्स की बात करते हैं तो लगभग 83,000 और उससे थोड़ा सा ज्यादा। और यूएस इलेक्शन का टोटल खर्चा कितना आया? 1,32,000 करोड़ रुपीस। तो आप देख रहे हैं कि कितना ये खर्चे में, और हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो 182 करोड़ की बात कर रहे हैं। 182 करोड़ वो भारत आया तो गया का, किसी को पता क्यों नहीं है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 182 करोड़ से हो सकती है भारत पे, अगर अमेरिका पैसा भिजवाता है। चलिए हम हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, तो हम इनफैक्ट एआई का भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। जब एआई से पूछा गया कि भाई 182 करोड़ अगर अमेरिका पैसे भिजवाता है भारत में तो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए क्या पता चला कि डिजिटल और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है? बॉट नेटवर्क बन सकता है, ट्रेंड्स को पैसे देके बढ़ाया जा सकता है, आर्टिफिशियली बूस्टिंग हो सकती है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सप्रेसिव नैरेटिव्स, आपको एक तरीके का कंटेंट बार बार दिखेगा तो उससे आपके थॉट्स, उसकी आपकी चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी। माइक्रो टारगेटेड एड्स, आपको बार बार एक पर्टिकुलर तरीके के एड्स दिखाए जाएंगे पैसा देकर, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे वो गूगल ऐड हो, ताकि इन्फ्लुएंस किया जा सके आपके ओपिनियन को। फेक न्यूज़ और डीप फेक्स इस्तेमाल होंगे, यानी मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी किसी भी कैंडिडेट, पॉलिसी या इलेक्शन इंटीग्रिटी के बारे में, या आपके ही देश के बारे में, आपके ही रूल्स के बारे में। इन्फ्लुएंसर बायआउट्स, भाई आप पर्टिकुलर यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को कुछ पैसे देके एक पर्टिकुलर कंटेंट उनसे कहने के लिए कर दे तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सीक्रेट फंडिंग भी आ सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरफ से, हालांकि अब वो स्कीम बंद हो गई है, लेकिन ये भी आ सकती है ना कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप पैसे दो, फिर आप किसी थर्ड पार्टी कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए पैसे भिजवा दो तो वोट कटवा बन जाएगा, तो जो भी सत्ता में आने वाला होगा उसमें इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फिर आप देखिए, वेबसाइट और ऐप अटैक्स हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके से वेबसाइट पे कोई साइबर अटैक करा के इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। स्टॉक मार्केट और फ्यूल प्राइस में मैनिपुलेशन करके आप देखिए सडन राइज इन फ्यूल प्राइजेस, तो आप जनता तक ये पहुंचाने की कोशिश करोगे कि देखो ये करो वरना ये हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक प्रेशर बना सकता है, एनजीओज और इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस आ सकते हैं आपके पास किस तरीके का कंटेंट पहुंच रहा है। फंडिंग न्यूट्रल एनजीओज को, भाई अभी भी तो यही है कि कौन से एनजीओ को ये 182 करोड़ गया, सरकार में आया, किसी एनजीओ को देकर कराया गया। और देखिए पैसे जब होते हैं तो फिर आप एक पर्टिकुलर तरीके का प्रोटेस्ट करवा सकते हो, विरोध करवा सकते हो। बेसिकली इस पूरे चीज़ का मुद्दा क्या है? आपको इन्फ्लुएंस करना। अगर आप कोई एक सोच रखते हो तो दूसरी सोच रखने के लिए आपको मजबूर करना, और अगर ये सब कुछ हो रहा है पेड तरीके से, अरे मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना। चाहे कितने भी ग्लोबल लीडर्स कोई भी बयान दे रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो भाई बात तो यही है ना कि आप बेवकूफ़ ना बने, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी और थिंक टैंक इन्फ्लुएंस, आप किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके के आर्टिकल छापे जाते हैं। भाई यहाँ पर तो आर्टिकल भी छापे जाते हैं पैसे देने के लिए, ताकि एक आप पूरी रिसर्च बनाओ, उसको सर्कुलेट करो, ताकि लोगों को ये लगे कि देखिए हमारे पास सबूत आ गया है, अब यही सच है। लेकिन उसको भी बहुत तोड़ मरोड़ के आपके पास पहुंचाया जाता है। आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ले लीजिए, यूएसए में जो पास्ट मेडलिंग हुई है, यानी अमेरिका में जो पहले कहीं ना कहीं आप देखिए, यूएसए हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ इलेक्शन इंटरफेरेंस। ये नहीं है कि अमेरिका भी दूसरे देशों को कितना इन्फ्लुएंस करता है। चाहे आप रशिया ले लीजिए 1996, ईरान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, यूक्रेन ले लीजिए। भाई अमेरिका तो यही चाहता है ना कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट पूरी दुनिया माने, तो वो किसी ना किसी तरीके से हर जगह अपना इन्फ्लुएंस रखता है, अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है, उसके लिए पैसे भी भिजवाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अमेरिका करता है। तो अगर वहाँ पर बैठ के ट्रंप कह रहे हैं कि वी वर गिविंग मनी टू इंडिया और समथिंग, तो फिर उनको एक बार अपने देश में भी देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं।
चाइनाज रोल इन इंडिया। भाई चाइना के कुछ जो ग्रुप्स हैं वो एंटी इंडिया नैरेटिव्स चला रहे थे, और उनका भी, चाहे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ले लीजिए, नाम बहुत बार सामने आए ना। तो आप बताइए कि जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ तक फैला हुआ है। ये 182 करोड़ की बात जो है, सिर्फ यही इन्फ्लुएंस है। ये जो इतने सारे फैक्टर्स है वो कहाँ गए, उसके बारे में कौन बात करेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो भारत और भारतीयों को, यानी आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बेवकूफ़ बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो सब कुछ भी हो रहा है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है, और अगर आप अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, और शायद आप बन भी चुके होंगे। ट्रंप अपनी राजनीति के हिसाब से बयान दे रहा है, बाइडेन से लड़ाई है। भाई ट्रंप वहाँ पे बैठ के 4 बार ये बोल चुके हैं, 21 मिलियन का कभी 18 मिलियन कर देते हैं, और जितनी भी बार ये अपने बयान दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, भाई वो तो अपनी देश की राजनीति के हिसाब से दे रहे हैं ना। उनकी लड़ाई किससे है? बाइडेन सरकार से है, उनकी ऑपोजिशन से है। वो चाहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो सोच है वो पूरी दुनिया में फैले, तो वो अपनी राजनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। और इधर भारत में देखिए जंग छिड़ गई है, भारत में लोग अपने आप पे या अपने देश पर ही शक करने लगे हैं। लेकिन फिर भी देखिए क्रिटिकल होना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि भाई दूसरे के हिसाब से हमें काम नहीं करना है। ट्रंप अपनी राजनीति के हिसाब से बयान दे रहे हैं, उनकी बाइडेन से लड़ाई है। अब आप देख लीजिए, और उसमें भी कभी 21 मिलियन बोल देते हैं, कभी 18 मिलियन बोल देते हैं। अब जैसे बीजेपी कांग्रेस अपनी राजनीति के हिसाब से जवाब देते हैं। आपको भी पता है ना, भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, बीजेपी कुछ कहती है, कांग्रेस कुछ कहती है, दोनों की अलग अपनी राजनीति है। तो जैसे वो इधर अपना काम कर रहे हैं, बाइडेन और ट्रंप वहाँ पे लड़ते रहते हैं। ऐसे बाहरी मुद्दों पर हमेशा अपने देश के हित में सोचना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। भाई जो बाहरी देश है वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा, लेकिन आपके लिए जो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए वो आपका देश हित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो बीजेपी हो, सत्ताधारी पार्टी हो, या कोई भी हो, XYZ, अपने देश का हित ज़रूरी है और सवाल पूछना भी ज़रूरी है। लेकिन इन्फ्लुएंस होना और बेवकूफ़ बनना बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत सरकार को जांच करके तुरंत सबूत दिखाने चाहिए। इसमें भारत सरकार का भी बड़ा रोल है कि भाई आप जितना जल्दी कम्युनिकेट करेंगे, जितना जल्दी आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे चीज़ों को, उतना कम आप पे सवाल उठेंगे। आप दिखा दीजिए सबको। कांग्रेस भी कह रही है भाई व्हाइट पेपर ले आओ। अब कैसे बिलीव करें? बांग्लादेश गया, इंडिया आया, ट्रंप ठीक बोल रहे हैं, मस्क ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, कांग्रेस ठीक है, बीजेपी, कैसे पता चलेगा? आप हमको बताओगे तब पता चलेगा ना। तो सबसे पहले जांच करके तुरंत सबूत दिखा देने चाहिए ताकि ये क्वेश्चन सी बंद हो जाए। फिर देखिए, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल प्रोटेक्शन ज़रूरी। अब मैंने जितना भी आपको इन्फ्लुएंस बताया है, तो उसके लिए आपके कड़े प्रावधान होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अब AI के ज़माने में भी देख लीजिए आप, बहुत मुश्किल हो गई हैं आपके लिए भी और हमारे लिए भी चीज़ें। कंट्रोल सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, AI फैक्ट चेक। अब इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ है, अब AI उसको बहुत ही ज़्यादा, आप देखिए, उसको आवाज़ दे देता है, उसको वीडियो दे देता है। तो अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्या सच है क्या गलत है। हमको बताया जाता है जो आपकी आंखें देख रही है वो सच है, लेकिन अब तो जब AI आ गया है तो आपकी जो आंखें देख रही है वो भी एडिटेड होता है, वो भी सच नहीं होता है। तो इनके लिए कानून बनाना, सोशल मीडिया को इस तरीके से रेगुलेट करना कि कोई भी फेक न्यूज़ ना फैला पाए, ये बेहद ज़रूरी है। फिर देखिए, भारत को सोशल मीडिया के हिसाब से कानून बनना चाहिए, और अब हाई टाइम है। आप डिजिटल बिल लेकर आए, लेकिन अब AI के ज़माने में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि AI के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जहां पर आपका जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी ना रुके, लेकिन ये जो फेक न्यूज़ कोई भी फैला रहा है उस पर लगाम लगे। फॉरेन डोनेशंस में पारदर्शिता, जो भी बाहरी, चाहे वो NGO में आ रहा हो, सरकार में आ रहा हो, कोई पॉलिसी में आ रहा हो, बाहरी डोनेशन कोई भी आ रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उसका पूरा ऑन पेपर पूरा डिटेल होना चाहिए। तो कोई सवाल उठाएगा, हमारे पास सबूत है। घेरे में NGOs आ गए हैं कि भाई ये NGOs की आड़ में सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें बहुत कड़े प्रावधान करने चाहिए। अब देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी पर भी नज़र। ये जो स्टॉक मार्केट में चेंजेस होते हैं, जो फ्यूल प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, ग्लोबल राजनीति में फ़र्क आ जाता है, तो इन सब से भी जनता, यानी आपका और मेरा भी, आप देखिए, कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो डिप्लोमेसी है, चाहे आपका वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसको भी सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो रही हो। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल भी आप लोगों का है। आप लोग जितना फेक न्यूज़ फैलाएंगे,
आपको उससे नुकसान होगा। लेकिन अगर आप सच्ची खबर फैलाएंगे तो ऑब्वियसली जो चाह रहे हैं भारी लोग, फिर उनका फायदा नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, आज का शो यही था कि मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे पाऊं कि इसने आरोप लगाया, उसने आरोप लगाया, ये सब ठीक है, लेकिन आप लार्जर पिक्चर देखिए कि क्या करने की कोशिश की जाए। भारत एक बहुत ही मजबूत देश है। हमारी अगर आप आबादी के मामले में ले लेते हैं कि सबसे ज़्यादा, तो अगर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी और अगर आप हो जाएंगे, बेवकूफ़ बन जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।